करते हैं आज की चर्चा को। कुछ ही क्षणों में चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। तो लीजिए, चार्ट आ गए सामने और जिस चार्ट को देखकर अब हल्का हल्का सा डर लग रहा है वो चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी का वीकली चार्ट जिसको हर सप्ताह हम स्टडी करते हैं, इस सप्ताह भी देखेंगे। लेकिन इस सप्ताह जब देखते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है इस चार्ट को देखकर, और उसकी वजह है कि जो बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है, जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट है आपके सामने निफ्टी का, गौर से देखिए इसको। एक सपोर्ट की रेखा, मैंने पिछले सप्ताह भी अदालत में इस लाइन की चर्चा की थी। ये 24,350 के आसपास के लेवल्स हैं, 24,500, 24,350। ये ब्रेकडाउन हुआ इस सप्ताह स्टार्ट में, क्योंकि गैप के साथ मंडे को बाजार खुला। खुलने के बाद हमने देखा कुछ रिकवरी भी आई, लेकिन अंत में हमने देखा कि बंदी आई पूरे सप्ताह के लोएस्ट पॉइंट के आसपास, यानी कि किसी प्रकार की कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं हुई। 23,150 के आसपास निफ्टी में बंदी आई, बड़ी रेड कैंडल बनी, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बेरिश टासू की गैप निफ्टी के वीकली चार्ट पर कायम हुआ। तो बाजार की स्थिति जो है वो काफी खराब दिखती है। आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह जब हम अदालत में चर्चा कर रहे थे, हमने निफ्टी की चार्ट की चर्चा की थी। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि एक गैप बना है निफ्टी पर, जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं, और ये गैप का बनना कोई साधारण बात नहीं है। और उस गैप के बनने के बाद चार्ट्स कमजोर हुए और इस सप्ताह हमने मेजर ब्रेकडाउन आते हुए देखा। अब एक लाइन मैंने डाली है 20,100 के आसपास, माफ कीजिए 22,100 के आसपास। सो 22,100 ये है नया सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए। 22,000 आने में अभी लगभग 1100 अंकों का फासला है। तो 1100 पॉइंट्स नीचे बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट है, और ये लेवल हमें अपने जहन में रखने हैं। सुनने में बड़े डरा देने वाले लेवल्स लगते हैं 22,000, लेकिन याद रखिए कि 2025 में भी इस लेवल के दर्शन हम एक बार कर चुके हैं, और फिर वहां से बड़ी रिकवरी आई, वापस से 22,000 की ओर बाजार बढ़ रहा है, और बड़े गैप के साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, और बड़ी फियर्स सेलिंग है। जो सबसे बड़ी परेशानी है कि जो सेलिंग की इंटेंसिटी है वो जबरदस्त है। एक एक हजार अंक सेंसेक्स गिर जाता है, 500 पॉइंट निफ्टी यूं गिर रही है जैसे 500 पॉइंट की कोई बिसात ना हो। तो ये चिंताजनक है, ये डर पैदा करने वाली स्थिति है, और उसकी वजह जो वैश्विक परिस्थितियां हैं जो निरंतर विकट होती चली जा रही हैं, उसके बाबत ये बड़ी और तीव्र गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर के थोड़ी चिंता अवश्य है, लेकिन हम केवल चार्ट के आधार पर इसको देख रहे हैं। तो चार्ट पर आप देखिए तो 22,000 के आसपास अब बड़ा सपोर्ट हमें दिखता है, और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो देखिए एक रिस्क अवर्जन शुरू हो जाता है, लोग थोड़ा डरने लगते हैं, पैसा कम कमिट करते हैं, जो शेयर बिक रहा होता है उसको बेच डालते हैं, सोचते हैं चलो यहां तो प्रॉफिट है, इससे पहले ये प्रॉफिट भी हाथ से निकल जाए, बेच ही दिया जाए। तो सेलिंग जो है वो एक नेगेटिव फीडबैक लूप में चली जाती है। जो अच्छे शेयर्स हैं जिनको आप अन्यथा नहीं बेचते, लेकिन क्योंकि आपको कहीं और नुकसान हो रहा है, अब वो नुकसान आपको पूरा करना है, तो आप क्या सोचते हैं कि चलो जो प्रॉफिट में है वो पोजीशन ही एग्जिट कर दी जाए, तो उसकी सेलिंग आ जाती है। जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसकी सेलिंग हो रही है। तो इस वजह से एक नेगेटिव फीडबैक लूप में ये स्थिति जा रही है। जैसे ही कहीं से बड़ा कंसंट्रेटेड बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप देखेंगे बाजार अचानक से पलटेगा और आपको एक अच्छा रिवाइवल रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए बाजार पर एक डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है, और ऐसे में बहुत सावधानी रखनी है आपको, और सोच विचार करके सही निर्णय करना है। तो ये समय बिल्कुल पैनिक करने का नहीं है, ये समय कोई गलत बेवजह इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, ये समय एवरेजिंग करने का नहीं है कि भाई हमने शेयर खरीदा 100 रुपए पर, गिर गया 50 रुपया रह गया तो अब सोचते हैं कि 50 हो गया तो चलो और पैसा डाल दें इसमें, वो न कीजिए। चार्ट देखिए, जहां पर नए अवसर हैं, जो स्टॉक गिरावट में नहीं गिरे हैं, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वहां मौके ढूंढिए, बजाय इसके कि जो शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं उनसे हम उम्मीद करें कि सबसे ज्यादा यही बढ़ेंगे। ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा कई बार हम पुराने फॉल्स में देख चुके हैं कि जो सबसे ज्यादा गिरता है वही सबसे ज्यादा बढ़े, ये जरूरी नहीं है। तो शेयर्स का चुनाव जो है वो बहुत सोच विचार करके करना है।
और कोशिश ये करनी है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, स्ट्रेस में ना आए, सुनी सुनाई बातों पर कोई निवेश ना करें, ना ही किसी निवेश से निकलें केवल किसी के कह देने से। अब देखिए क्या हो रहा है कि ऐसे बाजारों में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, डर का वातावरण पैदा हो जाता है। तो हम देखते हैं कई बार लोग आनन फानन में बिना सोचे समझे, बिना कोई तहकीकात किए, बिना किसी तरह का कोई रिसर्च किए, केवल किसी ने कह दिया मात्र इस वजह से, कहीं टीवी पे देख लिया, कोई शॉर्ट देख लिया, कोई इंस्टाग्राम पर कुछ सुन लिया और उसके चलते आपने कोई बड़ा फैसला कर लिया और फिर उसके खामियाजा भुगतना पड़ता है। मान लीजिए आपको अभी जो युद्ध चल रहा है, कोई उससे जुड़ी जानकारी मिल गई, आपको पता लगा फला फला जरूरी चीजों की आपूर्ति में कमी हो जाएगी, कोई किसी तरह की हम देख रहे हैं कि इसके अभाव से आप एग्जिट कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। फैसला करें ठोक बजाकर, चार्ट देखकर, अपनी रिसर्च करके, फिर चाहे कठोर से कठोर निर्णय करें, लेकिन करें तब जब उसके पीछे पूरा तर्क हो। तो ये है बाजार की फिलहाल स्थिति। गिरावट दिख रही है, मेजर लेवल्स दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई रिकवरी के साइंस कम से कम इस चार्ट से नहीं। अब हो सकता है देखिए ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन उससे कोई चार्ट पर तब्दीली नहीं आएगी, चार्ट तो कमजोर हो ही गया। निफ्टी के लिए बड़ा सा रेजिस्टेंस अब ये 24,300 बन गया, ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा बन गई। इसको पार किए बिना अब कोई बड़ा चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं दिखेगा। अगर बाजार नीचे आ भी जाता है, 22,000 के आसपास बेस बनाता है, 22,500 के आसपास बेस बनाता है, तो भी आप देखेंगे बहुत वक्त लगेगा 24,300 को पार करने में। तो 24,300 जो है कि निफ्टी के लिए अब मेजर रेजिस्टेंस हो गया है और इस लेवल को सर्वाधिक तरजीह आपको देना है। तो इस सप्ताह कितना गिरा निफ्टी? लगभग 5% से अधिक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। कितनी बड़ी बात है ये कि हमारा इंडेक्स 5% लुढ़क गया एक सप्ताह के भीतर। तो एक चीज और, इसको अगर पॉजिटिव लाइट में देखें तो ये भी देखना चाहिए कि अगर ठीक है इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, आपके इन्वेस्टमेंट्स ठीक हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क नुकसान नहीं है मान लीजिए, या ठीक ठीक नुकसान है, तो ये अपने आप में आपकी मैच्योरिटी का संकेत है। अगर आप बहुत विचलित नहीं हो रहे हैं गिरावट से, तो खुद अपनी मेरी ओर से अपनी पीठ थपथपा लें, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है। अगर इस तरह के डिफिकल्ट मार्केट को भी आप ठीक ठाक ढंग से इवेल्युएट कर पा रहे हैं और लॉजिकल फैसले कर रहे हैं, तो ये अपने आप में आपकी इवोल्यूशन एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, ये इसका परिचायक है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है और इसलिए पैनिक नहीं करना है, कोई रैश रेकलेस डिसीजन नहीं लेना है। जो भी करें सोच विचार करके और बिल्कुल युक्ति संगत निर्णय करें। चलिए, तो ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के बाद आइए दर्शन कर लें बैंक निफ्टी के। और जब ये बैंक निफ्टी गिरी थी निफ्टी से ज्यादा, तभी खटका हो गया था कि चीजें ठीक नहीं है। वरना आमतौर पर निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी, लेकिन जब पिछले सप्ताह हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे और हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट के नीचे बंदी दी है, ये लेवल टूटा था, ये लेवल था लगभग 58,300 का, इसके नीचे बंदी आई। तभी इस बात का संकेत मिल रहा था कि कमजोरी बढ़ेगी और बैंक निफ्टी ने एक ही झटके में 7% की गिरावट दिखाई इस सप्ताह। ये ट्रेंड लाइन भी टूटी थी पिछले सप्ताह और अब जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट पर आ गया है। सपोर्ट कहाँ है? ये रेजिस्टेंस की रेखा को नीचे ले आए और यहां सपोर्ट अंकित करें तो आप देखिए ये लेवल काफी क्रिटिकल है। 2024 के सितंबर में रेजिस्टेंस बनी थी, फिर हमने देखा 2025 के अगस्त में इसकी पुष्टि हुई जब ये सपोर्ट का काम दे रहा था, और फिर एक बार उसी स्तर पर बैंक निफ्टी आ गया है। तो बैंक निफ्टी कुल मिलाकर के देखें तो 2024 के लेवल्स पर है, 2024 में भी ये लेवल्स देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी ने 2 साल में कुछ नहीं किया, वहीं लौट आया जहां पर 2024 में बैंक निफ्टी था। तो बैंक निफ्टी से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई और यही वजह है कि हमें इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है, बाजार से इतनी उदासीनता है, उसकी वजह कि पिछले 1.5 सालों में कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला। तो ये वापस से बैंक निफ्टी नीचे आ गया, मेजर करेक्शन। चार्ट तो कमजोर है, केवल सिल्वर लाइनिंग क्या है कि सपोर्ट के करीब बंद हुआ है। ये वीकली चार्ट्स हैं और वीकली चार्ट आप देखते हैं कि थोड़े टाइम फ्रेम के लिए देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि वीकली चार्ट आपको अगले सप्ताह के बारे में या अगले 2-4 दिनों के बारे में कुछ बताएंगे। वीकली चार्ट अगले 3 महीने के इरादे से देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स व्यू के लिए देखें वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट है और अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जो सबसे क्रिटिकल चार्ट है इस समय का
वो है क्रूड। तो क्रूड के चार्ट का दर्शन कर लें। ये पहले एमसेक्स वाला क्रूड है, ये एमसेक्स का क्रूड है। अब देखिए लास्ट वीक कितनी बड़ी तेजी, इस वीक भी जबरदस्त तेजी। और आप डेली चार्ट भी देखिए एक बार क्रूड का, तो आप देखेंगे कि जो फ्राइडे का क्लोज आया वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल क्लोज है उसके ऊपर बंदी आई। तो क्रूड में वापस से तेजी, किसी तरह का कोई लेटअप नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। और क्रूड की जो तेजी है ये चिंताजनक है। भाई क्रूड बढ़ेगा इसका मतलब जो खाड़ी का संकट है वो गहरा रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ समाचार आ रहे हैं, जैसे अभी आज भी अच्छी खबरें आई कि कुछ भारत के एलपीजी जो टैंकर्स थे उनको हॉर्मुज पार करने की इजाजत मिली। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखें ओवरऑल जो प्रेशर है वो बना हुआ है, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं और युद्ध जो है पूरे उफान पर है, किसी तरह की कोई कमी वहां आते हुए नहीं दिखी है। और अभी तक कोई कूटनीतिक किसी तरह का समझौता होने की भी संभावना नहीं दिखती है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्रेशर इज ऑन, और ये जो प्रेशर है इसके कारण सिस्टमिक रिस्क भी क्रिएट होता है। क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, कईयों को नुकसान होता है, कई कंपनियों को नुकसान हो रहा होता है, किसी ने शॉर्ट किया है तो उसको नुकसान है। तो ये क्रूड की स्थिति जो है ये वाकई में चिंताजनक है। तो इस चार्ट को जरूर से देखिए, और क्रूड के चार्ट पर पैनी नजर आपको रखनी है। तो यहाँ पर एक लाइन डाल दें, और ये अब लेवल जब टूटेगा तो क्रूड में थोड़ी राहत। तो क्रूड में आप देखें कि बहुत बड़ा वॉल्यूम राइज हुआ, फिर वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। अब अगर तेजी बनती है वॉल्यूम फिर बढ़ने लगते हैं, थोड़ी चिंता क्रूड की करनी चाहिए। क्रूड के अलावा अगर आप देखें तो एक बार WTI के चार्ट को भी देख लें। ये WTI है, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 100 के दहलीज पर बंद हुआ, लगभग $100 का क्रूड हो गया। और कहाँ 66 था, वहां से आप देखिए 50% का जंप क्रूड में आ गया। तो शानदार तेजी क्रूड में देखने को मिल रही है। क्रूड की तेजी है जो पूरे बाजार के लिए संकट लेकर के आई है। इसके बाद क्रूड के बाद इंडिया विक्स के चार्ट को देखें। जो असली पूंजी है इस बाजार को समझने की वो ये चार्ट है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स में इस प्रकार की तेजी, मुझे याद आता है कि एक समय था हम राइट ऑफ कर चुके थे इंडिया विक्स को जनवरी में, और हम कहते थे कि बाजार में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इंडिया विक्स इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, कैप्चर नहीं कर पाता है। इंडिया विक्स अब वो नहीं रहा जो पहले होता था। लेकिन फिर देखिए कहां से कहां इंडिया विक्स आ गया, और जो वॉलिटिलिटी ने अपना सिर उठाया है, इसको अगर आप पहले से चार्ट पे मैच करके देखेंगे तो इस तरह की वॉलिटिलिटी आपको 2024 के चुनाव में नजर आएगी। तो चुनाव जैसी वॉलिटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शार्प राइज देखने को मिला वॉलिटिलिटी में, और ये चिंता की वजह। ये जो आप बड़ा जंप देख रहे हैं ये कोविड का क्राइसिस है जो 2020 में 90 तक चला गया था विक्स, तो ये वो समय है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो क्राइसिस इज डेफिनेटली ऑन, विक्स में भी कोई कमी नहीं आई। तो विक्स बढ़ रहा है, मार्केट्स गिर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस विशेष रूप से एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। एनर्जी में नेचुरल गैस के चार्ट को भी देखें, क्योंकि नेचुरल गैस की कमी है और कतर से जो नेचुरल गैस आती है उसमें भी अवरोध है। ये नेचुरल गैस है, इसमें भी कुछ उछाल एमसेक्स में देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो एनर्जी प्राइसेस आर एट अ लाइफ टाइम हाई, और इस वजह से बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। निफ्टी को हमने देखा, बैंक निफ्टी को देखा। देखते हैं नेस्डैक में क्या चल रहा है और यूएस मार्केट क्या कह रहे हैं। ये नेस्डैक आ गया, तो नेस्डैक भी बाकी दुनिया भर के बाजारों के साथ थोड़ा बहुत कमजोर हुआ, लेकिन सपोर्ट के करीब बंद हुआ। और ये डेली चार्ट है, ये वीकली है। वीकली चार्ट ये आपके सामने और नेस्डैक, और इसके अलावा जो यूएस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक है जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसमें भी हमने 3 सप्ताह 1 महीने से गिरावट देखी, और गिरावट इसको भी सपोर्ट पर ले आई है। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर चीजें, तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि मेजर सपोर्ट के आसपास इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन 1 महीना पुराना हो चुका है। कमोडिटी प्राइसेस में किसी तरह की कोई थकान या रुकावट नहीं दिख रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये बड़ा संकट बन रहा है। इसके अलावा देखिए अगर आप एक बार गोल्ड के चार्ट को देखें तो आश्चर्य की बात यह है कि गोल्ड में भी गिरावट आते हुए नजर आई आपको।
गोल्ड भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आकर के बंद हुआ, ये वीकली चार्ट है, गोल्ड है। ये लेवल पार करने में गोल्ड भी थोड़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है। तो 1,70,000 का लेवल है। गोल्ड में भी कुछ करेक्शन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के चीजें देखें तो चीजें पिछले सप्ताह के मुकाबले और खराब हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चार्ट कमजोर हुए हैं, गिरावट जारी है। केवल सिल्वर लाइनिंग ये है कि सपोर्ट के करीब अब इंडाइसेस ट्रेड करने लगे, तो हो सकता है पुल बैक या कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिले। लेकिन इस सारी चीज में एक चार्ट को देखना बहुत जरूरी है, और वो है यूएसडी आईएनआर। तो ये आपके सामने डॉलर रुपये इक्वेशन है। तो रुपया कमजोर होता ही चला जा रहा है और लगभग 92.5 रुपए का भाव अब रुपए में देखने को मिल रहे हैं। तो रुपए की कमजोरी ये बड़ी चिंता की बात है, और यही हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि आप देखें इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है, और 92.50 रुपए का अब $1 हो गया है। यानी कि लगातार ये चार्ट पे हमने देखी, और यही देखिए हम इसकी चर्चा हर सप्ताह करते हैं। इसमें जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और 86 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, तभी भी इसकी चर्चा की थी। अगर मुझे ठीक याद है तो उस समय इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी मैंने दिया था। वहां से जो डॉलर चला 86 से 10, मतलब आप देखिए ये मेरे ख्याल जुलाई की बात है, 10 महीने भी नहीं हुए हैं, और इस पीरियड में आपने देखा कि डॉलर हैज गेन्ड क्लोज टू 5-6 रुपीज। तो बहुत जबरदस्त तेजी डॉलर में आई और रुपया लगातार कमजोर हुआ। रुपए की कमजोरी बाजार के लिए हमेशा नेगेटिव संकेत होता है। एफआईआई की रिलेंटलेस सेलिंग जारी है। एफआईआई ने लगातार पिछले इस अरसे में माल बेचा, हर मौके पर बिक्री की, और उनकी बिकवाली का दबाव लगातार चल रहा है। तो एफआईआई पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, पैसे का पलायन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी रखिए और हर चार्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए। स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई। अच्छा, इस बीच एक ऑब्जर्वेशन कई लोगों ने मुझे कल मैसेज भी किया था, और ये हमारे पीकेएम केबीएल हैं जो कह रहे हैं कि क्या ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है निफ्टी पर। ये बहुत सारे लोगों ने कहा था, कल भी मुझे डबल टॉप कोई कह रहा था। तो आइए एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पर देखिए ये इसको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप इत्यादि नहीं कहना चाहिए, इसमें वो सब नहीं है, लेकिन एक रेंज में जरूर निफ्टी है। अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखें, मंथली चार्ट में एक एक कैंडल एक महीने बराबर होती है, और 2024 का ये मार्च है, यानी कि ठीक 2 साल पहले निफ्टी थी लगभग इन्हीं स्तरों के आसपास। निफ्टी पहली दफे 22,000 हुई थी और उसके बाद बढ़ रही थी। बढ़ने के बाद निफ्टी 2024 में ही हाई लगाया अक्टूबर में। उसके बाद फिर क्रैश हुआ, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, और फिर गिरावट आई। गिरावट के बाद फिर एक बड़ी शानदार रिकवरी हुई, लेकिन इस रिकवरी में हिंदुस्तान ने, हमारे बाजारों ने हिस्सा नहीं लिया। ये यूएस मार्केट की रैली थी, और हम भी बढ़े बाजारों के साथ, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़े जैसे डाउ जोन्स बढ़ा। और फिर जैसे ही देखिए प्रीवियस हाई के आसपास 26,300 के आसपास निफ्टी आया, वहां से फिर इस बार बिकवाली का दबाव, और अब तो एक खाड़ी का संकट और गहरा रहा है। तो एक खाड़ी के संकट के चलते फिर गिरावट, और अब जो सपोर्ट है वो यहाँ। तो अब आप देखते हैं कि 22,000 से 26,000 लॉन्ग टर्म कंसोलिडेटरी रेंज है। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको लंबे समय के चार्ट्स की मैं बताता हूँ। हम सब लोग शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखते रहते हैं, हर इवेंट को एनालाइज करते रहते हैं, उसके इम्पैक्ट को समझते रहते हैं। कभी एक दिन बहुत तेज लगता है तो अगले दिन कमजोर हो जाता है, फिर 2-3 दिन कमजोर रहता है, फिर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देख रहे हैं, तो ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है 1-1.5 साल का, ये जब आप आज से 5 साल बाद मान लीजिए चार्ट देखते हैं, तो ये आपको केवल ऐसा ही नजर आएगा जैसा कि यहाँ पर ये 2022 में कंसोलिडेशन हुआ था, या जो कोविड क्राइसिस से पहले का कंसोलिडेशन है, या ये जो करेक्शन आपने 2011-12 में देखा, तो आपको लगेगा ये तो बस वही है, एक तरह का कंसोलिडेशन है। लेकिन फिर आपको याद करवाना पड़ेगा कि भाई ये 2026 का मार्च वो समय है जब ईरान और यूएस के बीच में संकट चल रहा था, या फिर वेनेजुएला का ऑयल क्राइसिस था। तो ये आपको तब भूल जाएंगे आप, क्योंकि ये बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में
ये छोटा सा ब्लिप नजर आएगा। तो आज इसको लेकर हम इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, वो अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखेंगे तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जो आज हमें महसूस हो रही है। तो एज एन इन्वेस्टर लॉन्गर टर्म पिक्चर देखिए, एज ए ट्रेडर एकदम शॉर्ट टर्म पिक्चर देखिए और बाजार के साथ चलिए। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो बाजार के साथ चलना, समय पर उतरना, निकलना, पैसे को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक लंबे समय का व्यू लेकर आपको बहुत ही शांति के साथ निर्णय करने। तो ये डुअल रोल है और उसको ध्यान में रख करके निर्णय करने हैं। तो बाजार में उछल कूद, उतार चढ़ाव, अस्थिरता, अनिश्चितता, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक डिफिकल्ट मार्केट है निस्संदेह, लेकिन अगर आप अपने विवेक से काम लेंगे और ये याद रखेंगे कि भाई ऐसा कभी नहीं होता, किसी के भी हक में ही नहीं है कि बाजार दुनिया भर के क्रैश हो जाए, दुनिया भर की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, देश नष्ट हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए, ये कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसा कई बार लगता है कि कई सारे लोग इसी पर आमादा हैं, लेकिन ये किसी के भी हक में नहीं है कि ग्लोबल रिसेशन में ग्लोबल इकोनॉमी चली जाए और दुनिया भर में डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाए, दुनिया भर में करेंसीज कमजोर हो जाए। ये कोई नहीं चाहता है। तो सब चाहते हैं कि स्थिति में सुधार हो और अंत में स्थिति में सुधार अवश्य होगा। थोड़ा पेनफुल जर्नी रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन उसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को हमें दृढ़ करना है। तो ये काम करना है और इसमें कुछ सहयोग आपका ये अदालत जरूर करेगी। देखिए, अदालत क्या ला सकती है? अदालत आपके लिए वो अनुभव ला सकती है जो शायद आप उतरे पुराने बाजार में न हो, तो इस वजह से आपके पास नहीं हो। तो वो अनुभव ये कहता है कि बाजार में ऐसी साइकिल्स पहले भी देखी गई हैं, पहले भी हमने ये सब वॉलेटिलिटी देखी है। तो बिना व्याकुल हुए, बिना अत्यधिक इसको लेकर के चिंतित हुए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत रैशनली, कोल्डली और लॉजिक के आधार पर इस बाजार को नेविगेट करें, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉल का भी एक अंत होगा और चीजें फिर बेहतर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबा युद्ध किसी के भी हक में नहीं है, विशेष रूप से अमेरिका के बिल्कुल हक में नहीं है। तो अमेरिका भी एक ऑफ रैंप चाहता है, यानी कि कैसे संकट से निपटा जाए और कैसे संकट से बाहर आया जाए। चक्रव्यूह में प्रवेश आसान है, निकास कठिन होता है। तो अब इस चक्रव्यूह में, जो कि खाड़ी का चक्रव्यूह है जिसमें यूएस उलझ रहा है, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसकी रणनीति जरूर वो लोग भी विचार कर रहे होंगे। बैक चैनल्स में बातचीत चलती रहती है और कोई ना कोई मध्यस्थता चलती रहती है किसी न किसी स्तर पर, जिसकी मालूमात, जानकारी किसी को नहीं होती, गोपनीय जो बातचीत रहती है। तो वो प्रयास जरूर जारी होंगे शांति बहाल करने के। और जब पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है तो हर देश चाहता है कि शांति हो जाए, वो अपने स्तर पर प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो अंत में आप देखेंगे कि कोई ना कोई समाधान, समझौता निकल आएगा और इसमें कोई खास समय भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे केवल एक सवेरे आप उठेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट डाला होगा कि ईरान जो है वो इन चीजों के लिए मान गया है और ये बातचीत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये स्थिति आएगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करें और हमें नहीं पता कब ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन जो भी करना है वो चार्ट के बेसिस पर होना चाहिए। चलिए, तो ये बातचीत हो गई वैश्विक स्थिति की, बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की क्योंकि यही हॉट टॉपिक है। कहीं पर भी चले जाइए, किसी से भी बात कीजिए, दूर के रिश्तेदारों से चर्चा कीजिए, जो कभी फोन नहीं करते उनका भी फोन यही पूछने के लिए आता है कि भाई ये फॉल कब रुकेगा, ये गिरावट कब थमेगी, कब चीजें फिर ठीक होंगी, हमारे शेयर के भाव कब आएंगे, यही सबके मन के सवाल है। तो इन्हीं पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सब लोग जो अदालत में हर सप्ताह जुड़ते हैं, हम सब अपने आप को कुछ हद तक पेशेवर मानते हैं, प्रोफेशनल्स। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपने आप को कुछ हद तक 10%, 20%, 100%, अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल मानते हैं, तो मान करके चलिए कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है और इससे व्याकुल नहीं होना है। इसको अपने निर्णय लेने की क्षमता पर इसका असर नहीं आना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर शेयर बाजार में ऐसी स्थितियां न होती तो शेयर बाजार को कोई रिस्क नहीं होता। इसमें रिस्क है, इसी प्रकार के रिस्क आ जाते हैं, अप्रत्याशित खतरे, जोखिम आ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये रिटर्न भी आता है जो हमें शेयर बाजार से मिलता है, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। तो वो रिस्क कभी सामने आया है और कभी रिवॉर्ड भी सामने आएगा। तो थोड़ा संयम रखिए और बिल्कुल भी अधीर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो अब देखिए हमने कई सारे स्थिति का पूरा एक जायजा ले लिया और अब